हाँ जी बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े। क्या क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? जो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्सटर्नल नेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर के जाते हैं कहाँ तक? एल्वेओलाई डक्ट से लेकर के वो एल्वेओलाई में एंटर करता है, राइट? तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बोल देते हैं कि ये एक्सटर्नल लेयर्स टू ब्रोंकाई है, राइट? एक और चीज हमने कल पढ़ी थी, वो क्या थी कि लंग्स के अंदर क्या क्या आता है। लंग्स के अंदर हमने पढ़ा जब ट्रैकिया बाइफरकेट होती है। कोई मुझे बता सकता है बाइफरकेशन कौन सी पोजीशन पे होती है? कल हमने पढ़ा था 5th थोरैसिक वर्टिब्री। यस, वेरी गुड। 5th थोरैसिक वर्टिब्री के पास आकर के बाइफरकेशन होगी। क्या बनेगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक लेफ्ट में और एक राइट में, राइट? तो चलो हम ये देख लेते हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अगला, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वो क्या है? अ पेयर ऑफ लंग्स। हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, हम हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, उनमें क्या है? अ पेयर ऑफ लंग्स। दे लाई इन थोरेसिक चैम्बर ऑन साइड्स ऑफ हार्ट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये क्लियर दिख रहा है। ये बच्चों इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर। चैम्बर या कैविटी एक ही बात है। तो ये है थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर दोनों लंग्स पड़े हुए हैं और इसमें बीच में जैसे ना ऐसे लग रहा है हार्ट फंसा हुआ है, ऐसा। तो ये हार्ट के दोनों तरफ है, ये ध्यान रखो। एक और चीज इसमें मैं बता दूं, तुम्हारी एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन नहीं है, बट मैं बता रही हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ नोच दिखाई दे रही है तुम्हें? ये वाली ये वाली ये है इसके लंग के, लेफ्ट लंग के इधर जहां पर ये हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट लिटिल लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है और इसको बोलते हैं बच्चों कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, जहां पर हार्ट अपने आप को फिट, इसके अंदर उसने जगह बना रखी है, इसके जगह ले रखी है इसकी लंग्स वाले पोर्शन की। ठीक है, तो ये थोरेसिक चैम्बर के अंदर हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट है। एक तो हमें ये पता होना जरूरी है। दूसरा, अब हम देखते हैं कि ये जो थोरेसिक कैविटी है ये कैसे बनी है। पहला नंबर 1 पॉइंट तो इसका यही है कि एयर टाइट है। ये एयर टाइट है, एनाटॉमिकली इट इज एयर टाइट। इसका भी सिग्निफिकेंस हमें पता लगेगा क्यों जरूरी है एयर टाइट का होना। हल्का भी पंक्चर हो तो रेस्पिरेशन पे फर्क पड़ता है, ब्रीदिंग पे फर्क पड़ता है, रादर रेस्पिरेशन कहूं, ब्रीदिंग पे फर्क पड़ता है, राइट? तो ये हमारा एयर टाइट होना चाहिए थोरेसिक कैविटी। इसी के कारण हमारी लंग्स वाला चैम्बर सेफ होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये देखेंगे हम। अब इसमें मैंने तुम्हें हर तरफ से ये कैसे सराउंडेड है ये देखेंगे, कैसे है ये देख रहे हो, तुम्हें रिब केज नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर देखोगे दिस इज रिब केज, इसी से मैं बताती हूँ। रिब केज में, इस रिब केज के अंदर ही दोनों लंग्स पड़े हुए हैं। और सेफ्टी हो गई लंग्स की, तो और सेफ्टी हो गई ना। तो इसमें डॉर्सल साइड पे है ये वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे की तरफ, पीछे वाली साइड हमारी डॉर्सल है ना, डॉर्सल साइड है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम ये जो नजर आ रहा है ये है वर्टिब्रल कॉलम। जस्ट अ सेकेंड, इससे करेंगे इस कलर से। ये वर्टिब्राज हैं, ये देखो ये वर्टिब्रीज हैं जो पीछे की तरफ। मैं पूरा ऐसे ही बना देती हूँ, ऐसे तो पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन यहां पर होगी, ये ब्रेस्ट बोन होगी। वेंट्रली बाय ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम, ये स्टर्नम दिखाया हुआ है। और लेटरली ये दिख रही है सबको, ये क्या है? रिब्स, है ना। तो लेटरली बाय रिब्स, ये सब मिल करके क्या बना रही है बच्चों? ये दोनों साइड से है, मैंने एक साइड से ड्रॉ किया है, दोनों साइड से है। तो ये क्या बना रही है? थोरेसिक चैम्बर। तो इसके अंदर थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर लंग्स पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं। और एक और चीज इसमें, एक और चीज जो नहीं दिखाई हुई है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर दिखाया हुआ ये, दिस इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। यहाँ पर पड़ा होगा ये डायाफ्राम, इससे कलर से दिखा, ये बच्चों ये होगा डायाफ्राम। ठीक है, समझ आया? अब मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। ये डॉर्सली बाय
वर्टिब्रल कॉलम जो thoracic कैविटी है, इट इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन लोअर साइड बाय डायफ्राम। ठीक है, तो ये चारों तुम्हें लर्न करने हैं। इसी में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इनमें से लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है, लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, और एक और चीज, डायफ्राम की शेप डॉम है, डॉम शेप बोल देते हैं उसको, जो ऐसे ये इसको बोलते हैं डॉम। ठीक है, इस तरह की शेप को बोलते हैं डॉम शेप। क्लियर? नाउ very very important point, that is the anatomical set of lungs in thorax is essential for breathing, right? जो मैंने अभी भी ऊपर बताया था ना, एयर टाइट होती है ये कैविटी, एयर टाइट है, तो ये एयर टाइट कैविटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। क्यों? बिकॉज एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी, दिस इज थोरेसिक कैविटी बच्चों, टीसी का मतलब ये थोरेसिक कैविटी है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग, दैट इज पल्मोनरी कैविटी। अब यहाँ एक तुम्हें लग रहा होगा न्यू वर्ड आ गया, पल्मोनरी कैविटी। बच्चों पल्मोनरी कैविटी उसको बोलते हैं जो स्पेस लंग्स लेते हैं, तो लंग ने जो स्पेस लिया है उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी, मतलब ये वाला, ये पल्मोनरी कैविटी है और ये थोरेसिक कैविटी है। लंग के बाहर वाला स्पेस थोरेसिक कैविटी है और जो स्पेस लंग लेगा उसको बोलते हैं, दोनों लंग, एक नहीं दोनों, उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स बाय लंग्स। ठीक है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, गिल्स के थ्रू। ठीक है, ये पढ़ चुके हम, राइट? क्लियर है ये सबको? तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें लंग्स के अंदर लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, टू लंग्स है, राइट लंग, लेफ्ट लंग। एक और छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ जस्ट नॉलेज के लिए, तुम्हारी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, कि जो राइट लंग है लिटिल रेज्ड है। क्यों रेज्ड है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिवर। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ना लिवर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा है। इसमें दिखा भी रखा मैंने थोड़ा सा, ऐसा कोई ऐसा इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट थोड़ा सा रेज्ड है। और दूसरा, अब ये देखो दोनों लंग्स सॉफ्ट, स्पॉन्जी, इलास्टिक एंड 4.50 ग्राम का, मतलब अराउंड अबाउट इतना इसका वेट है। ठीक है, एट बर्थ दे आर पिंक बट बिकमिंग ग्रे एंड ब्लैक विद एज। पोल्यूशन और उनको डार्क कर देता है। ठीक है, मतलब अगर बिल्कुल ही यंग बच्चे का लंग देखो तो उसका कलर ही एकदम पिंक होगा, धीरे 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 धीरे, और स्पेशली उनका बड़ी जल्दी ब्लैक हो जाएंगे जो स्मोक करते हैं। ठीक है ना, उनके तो एकदम ब्लैक होते हैं, एकदम ब्लैक, राइट? विद नैरो एपेक्स एंड ब्रॉड बेस। देखो नैरो एपेक्स एंड ब्रॉड बेस, राइट? अब इसमें हम दो तीन चीजें और देखने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, बट फिर भी रिपीट कर लेते हैं इसमें बच्चों। ये देखो, एक तो हमने ये पढ़ा ही था कि ट्रैकिया को की सेफ्टी के लिए क्या प्रेजेंट है, हाँ, कार्टिलेजिनस रिंग्स विच आर इनकम्प्लीट, सी शेप, नॉट कंप्लीट, ऐसे बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे हैं, जैसे मान लिया कि ये वेंट्रल साइड है, ऐसे हैं या ऐसे हैं, ये ऐसे है ना, तो डॉर्सल साइड की तरफ इनका ये मैंने दिखा भी रखा है यहाँ पे। क्लियर है ये? अब ये जो ट्रैकिया है ये जब बाइफर्केट होता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस में, तब जा करके ये लंग्स में एंटर कर जाएगा। मतलब ट्रैकिया बाहर है, ट्रैकिया लंग्स के अंदर नहीं है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट? तो इनिशियल ब्रोंकाई तक ये प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। और जो ये देख रहे हो ना एल्वियोलर सैक, ये एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होते हैं ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। क्लियर है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे ये एल्वियोलर सैक प्रेजेंट है। एल्वियोलर सैक क्या है? ये देखो, एक जैसे ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा ये गुच्छा सा, जैसे इसके अंदर अंगूरों का गुच्छा पड़ा हो ऐसा सा होता है ये, तो छोटे छोटे से गुब्बारे से पड़े हुए हैं ये, और इनको क्या बोलते हैं हम, एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये मिल करके, ये वाला जो एल्वियोलाई मिल करके क्या बनाते हैं, एल्वियोलर सैक।
क्लियर है, क्लियर है। अब ये हमेशा थोड़ी थोड़ी इनके अंदर ना एयर रहती है, तो तभी तो ये थोड़ा क्या बोलेंगे, जैसे बलून नहीं होते, बलून की पूरी एयर निकाल दो पिचक जाएगा बिल्कुल ही। तो अगर ये हमारे कभी नहीं है, हमेशा थोड़ा सा इसमें एयर रहती है। ये एक ही सूरत में पिचकेंगे जब हमारे ऊपर से कोई गाड़ी निकलेगी तभी पिचकेंगे, अदरवाइज ये हमेशा रहेगी एयर। कितनी भी कोशिश कर लो, जोर से सांस भी बाहर निकालो तो भी एयर रहेगी रहेगी। ऐसे नहीं कि पूरा अंदर से सारी एयर मैं तो खाली करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, वो रहेगी रहेगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये तुम डायग्राम अच्छे से इसको ड्रॉ करके समझ लेना, इसमें ये क्लियरली दिखा देना सारा स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ जी, इसके अंदर हम देखेंगे कंप्लीट रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स हैं। एक तो ये पता हो, तुम्हारी एनसीईआरटी में ही गिवन है 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, एक तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्मेट में आ सकता है, कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रही हूं। एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप है बच्चों ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पता है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है एक्चुअली, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। क्लियर, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, राइट। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर आएगी और बॉडी के अंदर टिश्यू की जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर आएगी। तो बच्चों इस कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, सबको पता है। फिर भी कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें वहां पे लिख देंगे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और टिश्यू की ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बना करके कुछ दे देंगे। ध्यान से पढ़ना, एटमॉस्फेरिक एयर का इनहेलेशन होता है और टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन। क्लियर, तो एक तो ये हो गया पॉइंट, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड। ठीक है, तो टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली तो आएगी तो एल्वियोलाई में ना बाहर आने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन भी एल्वियोलाई के थ्रू फिर आगे जाएगी टिश्यू में। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। Then transport of gases by blood, then diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue, then utilization of oxygen by cells for catabolic reactions called resultant release of carbon dioxide, that is cellular respiration as dealt in chapter 14 में हम पढ़ चुके हैं। इसकी डिटेल हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। जो 5th पॉइंट है ना, 5th की डिटेल हमने उसमें पढ़ ली है, किसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, वो सारा। ठीक है, इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसमें जस्ट ऑक्सीडेशन बोल के खत्म कर दिया है। ये 4 स्टेप्स की डिटेल इसमें पढ़ेंगे। एक बार मैं छोटा सा तुम्हें डायग्राम बना करके ये सारे स्टेप्स क्लियर करूंगी तो अच्छा रहेगा, तुम्हें ज्यादा पता भी लगेगा, प्लस थोड़ा एंजॉय करोगे, एक एक चीज डिटेल में पता लग रही है। चलो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने, यार मेरे से बंदा नहीं अच्छा बनता है तो, चलो तुम पता लग रहा है ना बंदा बन गया। चलो जी, ये है, थोड़ा सा इसको नेक को, हाँ जी। फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन का इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन। दिस इज, या ऐसे ही लिख दो स्टेप 1 स्टेप 2, समझ आ जाएगा ना। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 के अंदर ये कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है ये भी देख लो। ये हमारी ये नेजल कैविटी और ये ट्रैकिया के थ्रू, ये पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बच्चों ट्रैकिया आ गया, अरे थोड़ा सा, हाँ ये ट्रैकिया, हाँ दिस इज ट्रैकिया। यहां से चलो बाइफरकेट कर देते हैं इसको, यहां से आ रही है ये ऑक्सीजन का वे है ये। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होगा, ये किस में डिवाइड होगा, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकस में, और यहाँ से मैं पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ, जस्ट ये बता रही हूँ कि ये अब आ गए लंग्स। थोड़ा सा छोटा बना लेते क्योंकि हमें आगे भी दिखाना, ठीक है। अब लंग्स में फिर इसकी बाइफर्केशन होगी, फिर ये 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 अल्टीमेटली क्या होगा, मैं यहाँ पर एक दिखा रही हूँ आपको एल्वेओलाई, और थोड़ा सा इसमें दिखाएं ताकि मैं वो भी दिखा पाऊँ ना ब्लड, ये ठीक है, ये एल्वेओलाई, दिस इज एल्वेओलस, ट्रैकिया, ठीक है। अब यहां पर ये है, इससे बनाते हैं ब्लड, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ब्लड कैपिलरी ना, तो ब्लड कैपिलरी के अंदर यहां मैं बना देती हूँ ब्लड, आगे भी तो बनाना है, जगह ही कम बचेगी, कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं पहले ये दिखा दूं, अब ये ब्लड कहाँ आया, यहां से ये ऑक्सीजन लेकर के कहां पर आता है बच्चों, कोई बता सकता है, कोई बता सकता बच्चों, ये ब्लड लेकर के कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हार्ट में, ठीक है। इसकी डिटेल हमने एक पार्ट और पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, हार्ट के पास आ गए, ठीक है। फिर हार्ट से ये ब्लड वेसल कहाँ लेकर के जाएगी ब्लड को, कहाँ आएगा ब्लड, बोलो बोलो बोलो, हार्ट से कहाँ आएगा ब्लड, बोलो, अरे ठीक है, ये टिश्यू या सेल जो भी, टिश्यू के पास आएगा, ठीक है, मतलब टिश्यू को देगी ये ऑक्सीजन यहाँ पर, तो इसको हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन चल के आ रही है बच्चों, ये ऑक्सीजन का फिर हार्ट के थ्रू ये फिर ऑक्सीजन इसमें आ गई, क्लियर, क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये एल्वेओलाई के अंदर आई ऑक्सीजन, और ये जब एल्वेओलाई से ऑक्सीजन इसमें आएगी, दिस इज सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेओलाई मेम्ब्रेन, क्लियर। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट, ये थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, स्टेप 3, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, क्लियर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये हो गया स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा, अब टिश्यू के अंदर क्या होगा, लास्ट का स्टेप होगा ना, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 5, और अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड वेसल में आएगी, ठीक है। तो ये फिर कहां जाएगी लेकर के इसको, ये ब्लड को यहां, हार्ट के थ्रू ही होता है सब कुछ ही, ये जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन थी यहां पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाकर के कहां दे दी, ब्लड वेसल ने कहां डाल दी रिम्मी इसको, ये इसको डाल दिया किसमें किसमें, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एल्वेओलाई के अंदर, फिर आगे उसका काम है स्टेप नंबर 1 का, क्लियर। तो इसमें हमने सारे स्टेप देखे, देखो क्या क्या है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ तुम्हें, ये हमने क्या क्या पढ़े, स्टेप नंबर 1 जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेरिक एयर को लिया और एल्वेओलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाल दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या देखा हमने, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेओलाई मेम्ब्रेन, एंड स्टेप नंबर 3 क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये भी ट्रांसपोर्ट है बच्चों, ये भी स्टेप 3 का ही पार्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो रही है, ये इसको भी स्टेप 3 बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, इसमें ऑक्सीजन आ रही है, और ये है स्टेप नंबर 4 जिसमें हमने क्या देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू,
और स्टेप नंबर 5 क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसको हम रियल में बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्चुअली इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो जस्ट एयर का आना जाना जिसको बोलते हैं। क्लियर, छोड़ दो तुम उस चक्कर में मत पड़ो, एनसीईआरटी में इतना नहीं है। अब देख लेना ध्यान से, इन पांचों स्टेप को तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये पांचों स्टेप लिख सकते हो। अब तो तुमने समझ भी लिए हैं, अगर तुम्हें आ भी जाए अब तुम्हें नेक्स्ट भी और भी समझना इजी हो जाएगा। ये हार्ट है। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से पांचों स्टेप क्लियर हो गए। चलो अब आगे चलते हैं, कर लेना बाद में, कंप्लीट कर लेना, ये मैं शेयर कर दूंगी। चलो अब हम देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबको क्लियर हो गया? लंग्स का स्ट्रक्चर पता लग गया, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पता लग गए, 5 स्टेप पढ़े थे हमने। अब देखेंगे उसमें ना कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, आपको सीक्वेंस आ सकता है स्टेप्स का, या फिर उनमें से स्टेटमेंट दी होगी ये किस टाइप का है, कौन सा स्टेप है, ऐसे कुछ पूछ लेंगे। हाँ, वो पूरा पाथवे बना के आ जाएगा, वो सीक्वेंस बना करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप, अच्छा फर्स्ट स्टेप में जस्ट ब्रीदिंग ही नहीं, उसका ये मैंने क्या नाम बताया था एक और, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। जैसे रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा स्टेप है? लास्ट स्टेप है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जिसमें होता है, एक्चुअल में एनर्जी बनती है, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले। बाकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सारा करेंगे। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये तीनों पार्ट वाला करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या है स्टेप में? जस्ट ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर हम 2 प्रोसेस है, ये बेसिक सी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इन्वॉल्व्स breathing atmospheric air in, drawn in, right? and expiration, इसको हम inhalation भी बोल सकते हैं, inhalation of air, right? दूसरा एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में जो हमारी तो एल्वेओलाई के अंदर एयर आ गई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अभी पीछे देखा, उसको हम रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली एक और चीज मैं बता दूं तुम्हें कि ऐसा तो है नहीं कि एयर में से ऑक्सीजन को छांट कर हम अंदर ले रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं पॉसिबल है ना। वो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। एक्चुअली एटमॉस्फेयर की एयर में से ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं, जो लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? चलो अब हम देखेंगे इसमें कि इनहेलेशन होता कैसे है और एक्सहेलेशन होता कैसे है, वो कौन सी कंडीशन है, कैसे हम इसको करते हैं, ये मतलब हमारी बॉडी में एयर घुसती कैसे है और उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है जिसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों एक ये देखो, पहले जो मूवमेंट ऑफ एयर है, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज डन बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, अब हमें ये समझना है ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा। चलो पहले तो मुझे ये बताओ, एटमॉस्फियरिक एयर प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी या कम से ज्यादा की तरफ मूव करेगी? मतलब यहां से यहां मूव करेगी या यहां से कहां से कैसे मूव करेगी, डायरेक्शन क्या होगी? हाई टू लो मूव करेगी, ये तो सबको पता है ना। चलो ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाई टू लो मूव करेगी, यानी कि हमें अपना अंदर का प्रेशर हाई करना पड़ेगा, सॉरी लो करना पड़ेगा, तभी तो हम एयर को अंदर कर सकेंगे ना, है ना? ये बात समझ गई? तो वो कैसे करेंगे ये देखना है। बस इसके अंदर हमने ये देखना है कि हम अपने अंदर के प्रेशर को, अपने लंग के प्रेशर को, अपने पल्मोनरी के प्रेशर को, बच्चों सुनने पे ज्यादा फोकस करना, ये तुम्हें मिल जाएगा। जितना सुनोगे उतना बेटर समझ में आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने पल्मोनरी कैविटी के प्रेशर को इंक्रीज करना है, लो करना है, लो करना है अंदर लेने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होएगा तो हम खींचेंगे एयर को, है ना? एटमॉस्फेयर के प्रेशर को तो हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो तो जो है हमें अपना बॉडी का ही करना पड़ेगा ना, प्रेशर कम या ज्यादा, तभी तो हम एयर को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे एयर को। तो ये देखो,
इंस्पिरेशन के टाइम, ध्यान से देखो, मैंने इससे बताने की कोशिश की है, जब हम इंस्पायर करते हैं एयर, ये हमारी नॉर्मल कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी है बच्चों, ये दिस इज पल्मोनरी कैविटी, और यहाँ का जो प्रेशर है ना, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा पल्मोनरी, लिख दूं पूरा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिसको मैंने बाद यहां पे लिखा हुआ है आईपीपी करके दिखाया। ये नॉर्मल है, नॉर्मल में देख रहे हो ये डॉम शेप है, पता है ना, लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम हम क्या करेंगे, अपना अंदर ये वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसको हमें फ्लैट करना पड़ेगा, कैसे वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा, इसमें और इसमें दिख रहा होगा तुम्हें, इसका वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा बच्चों, क्या होगा भव्या, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहां प्रेशर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो अपने आप ही फिर एयर एंटर करेगी ना, यहां पर एयर एंटर करेगी, मतलब हम इनहेलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब एक्सपीरेशन के टाइम हम क्या करेंगे, वापस से इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आएंगे, मतलब रिलैक्स पोजीशन पे ले आए, जिससे इसका वॉल्यूम कम हो गया, इंट्रा पल्मोनरी जो ये हमारी जो कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो ये रेज हो गया ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर रेज हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर रेज हो गया तो अपने आप ही ये एयर को बाहर निकालेगा, क्लियर। तो ये देखो, इंस्पिरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल बी लो एंड एक्सपिरेशन एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, और एक्सपिरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल बी हाई एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इसी को ही मैंने यहां कल्मिनेट किया हुआ है, देखो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन intrapulmonary pressure will be lower than the atmospheric pressure, that is negative pressure in lungs with respect to atmospheric pressure। इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं तरह तरह से लैंग्वेज चेंज करके, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको ऐसे भी आ सकता है, यहां पर ये ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी हाई और लो, समझ आई, क्या क्या बोलोगे, हाई हाई हाई, तभी तो प्रेशर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल बी लोअर देन द नॉर्मल, इट इज लो, मतलब नॉर्मल ही हो जाएगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल पोजीशन पे ही आ जाएगी, और ये वाला हायर देन द वॉल्यूम विल बी हायर देन द नॉर्मल, क्लियर है। एक और चीज अगले पे करेंगे वो वाली, ये क्लियर है, पहले बोलो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट किया हमने वॉल्यूम को कम ज्यादा करके किया प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, बस कंप्लीट हो जाए हमारा, ये हो जाएगा वैसे। चलो ये क्या प्रेशर ग्रेडियंट कैसे, मैंने बोला था प्रेशर ग्रेडियंट कैसे करते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं, वो कैसे होगा। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए, किससे ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ ये देखो, इसमें हम क्या करते हैं, दो तरह की मसल्स को काम में लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स विच हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। एक तो डायफ्राम, जो हमने देखा डायफ्राम लंग्स के जस्ट नीचे है, दूसरा एक होती है इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल, ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें लिटिल वो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इंटरकॉस्टल भी आगे दो तरह की होती है, क्लियर। इंटरकॉस्टल मसल एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा स्पेस की वजह से, और एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इन दोनों में से जो हमारे नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन में ये काम करती है, ये इसको भूल जाओ, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ, पर इससे रिलेटेड मैं बताऊंगी तुम्हें एक पॉइंट लास्ट में, इसको भी नहीं, ये याद रखना तुम्हें, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक बार बोल के दिखा दो, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक डायफ्राम, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। आपको दिया होगा ये भी, ये हमारे नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में कोई काम नहीं करता, ठीक है। फोर्सफुल आगे हम देखेंगे किस काम का है, फिर भी हम पढ़ लेंगे, मैंने बताया है तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगी थोड़ा सा लास्ट में। तो क्लियर है ये बच्चों,
तो इसमें ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक और चीज, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा ना वो एंटीरो पोस्टीरियरली इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है, जैसे ये कैविटी है, ये कैविटी मतलब इसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है, ऊपर से नीचे, मतलब ये ऐसे इंक्रीज होगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वॉल्यूम मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे मान लिया कि ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ऐसे, समझ गए, ऐसे, यानी कि ये समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने चीज बताई है ना तुम्हें, ये वाली यहाँ पर, इट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियरली रेज होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ये वाली, इसमें जो ये होंगे, इसका वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रली रेज होगा। क्लियर है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर। तो चलो अब हम देख लें इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस क्या है। एक तो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, मतलब हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इसको इंस्पिरेशन के टाइम। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अकर्स। अरे ये तो रूट तो तुम्हें पता ही है, ये क्यों मैंने किया यहाँ, मैंने एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो एक बार और। ये रूट बच्चों तुम्हें पता है ऑलरेडी, एक्सटर्नल एयर, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोल, ये सारा पता है। ये मैं इसके बारे में डिस्कस करने में टाइम नहीं लगाऊंगी, तुम इधर देखो, बस इधर ध्यान से देखो। देखो इंस्पिरेशन के टाइम, ये देखो, ये हमारे इससे ड्रॉ करें, इससे करते हैं, ये देखो बच्चों, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे था ऐसे बन गया, थोड़ा मतलब बिल्कुल फ्लैट भी नहीं हुआ, ऐसे बन गया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं, एयर अंदर आ गई, और ये अंदर, ये देखो इसमें लंग्स के अंदर एयर आ गई जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्लियर है। और जब डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, ये बहुत आता है क्वेश्चन, डायग्राम आ जाएगा, इसमें आपको ये पूछा जाएगा, इसमें सपोज ये डायग्राम आ गया, ये इंस्पिरेशन के टाइम होता है या एक्सपिरेशन के टाइम होता है, ये पूछ सकते हैं। तो देखो जब इसका वॉल्यूम छोटा हो गया ना, तो ये क्या हो गया, एयर बाहर आ गई। ये देखो, तुम्हें पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये बनाओ और ये दिखाओ, बस एक डायफ्राम दिखाओ, यहाँ पे भी डायफ्राम दिखाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ये दिखा दिया, और क्या दिखाना है, एरो दिखाओ, बस ये एरो दिखाए, ये एरो दिखा दी, ठीक है। क्लियर है, ये समझ आ गई है कैसे अंदर आई है और ये कैसे बाहर आए। और एक और चीज, जब अंदर आएगी एयर तो देखो रिब्स एंड स्टर्नम विल बी रेज्ड, ribs and sternum will be raised, volume of the thoracic cavity will be increased, और यहाँ पर ribs and sternum return to their normal position and the volume of the thorax will be decreased। एक एक लेबलिंग इसको ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसका एक्सपिरेशन में ये सारा अपने आप लिख लेना क्या होगा, बात से तुम्हें पता है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। एक ये बात पता होनी चाहिए आपको, जो ये है ये पैसिव प्रोसेस, ये और रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, क्लियर है ये। बस इसके साथ ही अब इसमें आगे देखेंगे हम। हाँ, अभी मैंने बताया था, किसका रोल नहीं बताया, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, उसका ध्यान से देखो। हमारे जो इसमें क्या बोलते हैं मसल्स, दो तरह की मसल्स होती है, एक तो एब्डोमिनल मसल्स, एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जो कब काम करती है, जब हम फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं, देखो पता लग रहा है ना, एक बार ब्रीद करके देखो, तुम्हें पता भी लगेगा हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, हमारा बढ़ता है ना, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, प्लस हमारे एब्डोमिनल मसल्स का हमें पता लगता है कैसे है क्या है। एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, मैं दिखा देती हूँ ये तुम्हें। हाँ,
ये जो मैंने ये तुम्हें बताई थी ये मसल्स के बारे में, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रिब्स के बीच में, ठीक है। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, और ये मैंने जो दिखाया हुआ है ना, ये है स्टर्नल, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। तो रिब्स ऐसे, तो ये पीछे दिखाया था मैंने, रिब्स ऐसे तो ऐसे लगता है खाली लटकी हुई हैं, उनमें से मसल्स हटाई हुई थी, मसल्स उनको बिल्कुल फिक्स कर देती है, टाइट कर देती है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये देख लेते हैं इसका रोल। इन फोर्स ब्रीदिंग और एक्सरसाइज, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर जैसा लगता है बोलने में बच्चों, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स came into action making expiration an active process। अदरवाइज हमने क्या देखा, एक्सपिरेशन को भी पैसिव, ये बनाता है एक्टिव प्रोसेस। These muscles are called expiratory muscles। ये पूछ सकते हैं, पहले आता था अब नहीं आता वैसे, बट फिर भी इन मसल्स को बोलते हैं एक्सपिरेटरी मसल्स। Much air stays in alveoli after expulsion and this air prevents the wall of alveoli from collapsing। मैंने बताया था पहले भी ये। कंडीशनिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कैसे होती है? जब हम एयर लेते हैं अंदर, तो एक तो मैंने पहले भी बताया था उसमें कंडक्शन वाले पार्ट में, एक तो ये वार्मिंग बॉडी, ये जो एयर होगी जो भी हम बाहर से ले रहे हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर आएगी, उसके बाद मॉइस्चरिंग होगी उसकी, देन स्टरलाइजेशन बाय म्यूकस, जो भी बैक्टीरिया होंगे वो वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे, फिर बाकी की एयर जाएगी, देन क्लीनिंग बाय हेयर इन नेजल चैम्बर, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, जो ये हमारा ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये जो हमारे नेजल चैम्बर है, इसमें ये बीच में ये कार्टिलेजिनस चैम्बर है, कार्टिलेजिनस सेप्टम है, जो दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वो कार्टिलेजिनस है, राइट। तो क्लियर हो गया। अब ये लास्ट है इसका, बस 1 मिनट और लूंगी। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना, जो हमारी हार्ट बीट थी वो कितना था, 70 to 75 टाइम्स, है ना। तो ये देखो, ये क्या 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, एंड इट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है बच्चों। फिर अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगी कि प्रेजेंट है, ठीक है। थैंक यू।